Hello to all my class 10 students. Welcome to my YouTube channel. I am Kajol Sinha, your SST educator. And today in this video, we are going to do some most important questions of your history. Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. तो बच्चों, in this video I have included all the previous year questions. Especially I have also included some competency based questions, जिसमें बेसिकली हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो जिसके ज़्यादा चांसेस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने के. ठीक है. सो बिफोर गोइंग फॉर योर स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, प्लीज़ attempt all these questions, do practice very well. ठीक है. तो just start. The first question is, the rise of nationalism in Europe was closely linked with the concept of liberalism. Analyze their political ideas of liberalism that contributed to the growth of nationalism. तो देखो, just read the statement कि इन्होंने कैसे आपसे पूछा है. What is the idea behind this? The rise of nationalism Europe, जो यूरोप में nationalism increase हुआ था, वो liberalism से कैसे align करता है, किस तरीके से liberalism के concept ने ग्रोथ किया नेशनलिज्म का यूरोप में. ठीक है. तो बेसिकली लिबरलिज्म की डिमांड क्या थी, या जो लिबरल लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी थी. ठीक है. लिबरलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है. तो ये जो आइडियोलॉजी थी और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग थे, व्हाट दे वांटेड स्पेशली. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि सोशली व्हाट वर देयर डिमांड, तो सोशली वो चाहते थे कि इंडिविजुअल की एक फ्रीडम होनी चाहिए एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है. तो ये पॉइंट आप लिख के आएंगे. देखो बेसिकली ऐसा कोई फिक्स नहीं है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड 3 और 5 मार्क्स. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट, इट एम्फेसाइज गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. देखो पॉलिटिकली उनकी डिमांड क्या थी. देखो स्पेशली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि इन पॉलिटिकल टर्म व्हाट वाज द डिमांड ऑफ लिबरल पीपल. तो वो चाहते थे कि देयर गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड. ठीक है. उनकी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, इट मीन्स यूरोप में जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट से बनी हुई गवर्नमेंट हो. एंड दे डिड नॉट लाइक द टर्म ऑफ ऑटोक्रेसी. ठीक है. तो ऑटोक्रेसी से वो बिल्कुल नफरत करते थे. दे डिड नॉट लाइक इट. तो ये सेकेंड पॉइंट में आप इंक्लूड कर सकते हैं. देन द थर्ड पॉइंट इज, इट सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. वो चाहते थे, लिबरल लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, यानी कि वट एवर गवर्नमेंट शुड बी, गवर्नमेंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. ठीक है. तो गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो वर्क करे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हो. तो थर्ड पॉइंट में यू कैन, इफ़ देखो इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 3 मार्कर, तो आप 3 मार्क्स में 3 to 4 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन. और अगर क्वेश्चन 5 मार्क में आता है तो आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 पॉइंट्स यू कैन राइट. ठीक है. अकॉर्डिंगली उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट डिमांडेड एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. ठीक है. उनकी नेक्स्ट डिमांड क्या थी, वो चाहते थे कि जो फ्यूडल सिस्टम, जो सो कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम हमारे यूरोप में चला आ रहा था, तो दैट शुड बी बैन. इन इकोनॉमिक स्फेयर में उनकी डिमांड क्या थी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए, रिमूवल ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस. ये जो यूरोप में स्टेट, हर अगर स्टेट में एक ना बैरियर लगा हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो वो हट जाना चाहिए. और मार्केट क्या हो, फ्रीडम हो मार्केट में और फ्रीली मूव कर सके. ठीक है. स्पेशली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन राइट, अगर देखो 5 मार्क्स में आता है तो यू कैन राइट कि दीज आइडियाज प्रमोटेड यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी. ठीक है. धीरे धीरे लिबरल लोग जो थे उनकी ये सब डिमांड थी, और दे वांटेड कि ये सारी डिमांड फुलफिल होने के बाद हमारा जो है एक मतलब कैसी गवर्नमेंट आ जाए, कंसेंट वाली. और यहीं से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई थी किसकी, नेशनलिज्म की. ठीक है. तो इस तरीके से आपको अलाइन करना है किसके आइडियाज़ को, लिबरलिज्म वाले आइडियाज़ को नेशनलिज्म के साथ. ठीक है. The next question is, here we are going to do the next question. The Congress of Vienna 1815 aimed at restoring conservative order in Europe. Examine consequences of its decision on nationalist movement. देखो, this is very important question और multiple times this question has been asked in previous years. ठीक है. तो 1815 जो कांग्रेस ऑफ वियना थी, उसका एम यानी कि उन्होंने जब रिस्टोर किया कंजर्वेटिव ऑर्डर, यानी कि
पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव्स को जब व्हेन दे रिस्टोर्ड, तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स क्या हुए थे, जो स्पेशली उस टाइम पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का अरीना था, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेडेड थे, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ा कांग्रेस ऑफ वियना का। ठीक है, 1815 कांग्रेस ऑफ वियना, आपने बहुत अच्छे से यू हैव रेड इट थ्रू आउट द ईयर, तो आपने देखा होगा इसमें कि 1815 में जो मोनार्की थी वो फिर से रिस्टोर की गई थी। ठीक है, तो उसके कंसिक्वेंसेस के रिजल्ट क्या थे, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। देखो, वेन एवर यू रीड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, तो आपको यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्लियर है? तो आपको फर्स्ट पॉइंट में यू कैन राइट द कांग्रेस ऑफ वियना रिस्टोर्ड द बर्बन मोनार्की इन फ्रांस। ठीक है, 1815 में एनसीईआरटी में आपने क्या पढ़ा था कि जो कांग्रेस ऑफ वियना स्पेशली हुई थी, उसमें बर्बन मोनार्की को फ्रांस में रिस्टोर कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे जब नेपोलियन का जो पूरा सिस्टम था वो ओवरथ्रो कर दिया गया, तो कंजर्वेटिव रेजीम ने अपना जो है यूरोप में क्या किया, अपना डोमिनेंट स्टैब्लिश कर दिया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे लिबरल, जितने भी लिबरल और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे, उन सबको सप्रेस किया गया, और धीरे धीरे नेपोलियनिक जो एक पीरियड था, नेपोलियनिक कोड जो ऑलरेडी लगा हुआ था, उसको भी हटा दिया गया। तो इन दिस वे यू कैन राइट इन योर आंसर। ठीक है, द थर्ड वन इज the settlement was based on the principle of legitimacy, which aimed to restore traditional monarchies and maintain the social old and political order, ignoring the aspirations of people who desired national unity and constitutional government. देखो, ये जो पूरा सेटलमेंट हुआ था, ये किस लेजिटिमेसी पे बेस्ड था? इसका मीनिंग था कि ट्रेडिशनल मोनार्की को रिस्टोर किया जाए, जो ओल्ड ट्रेडिशनल उनका पॉलिटिकल ऑर्डर था उनको सेट किया जाए, एंड लोगों का जो ये स्पेशल लिबरल लोगों की जो एक डिमांड थी, नेशनल यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इन सबको सप्रेस कर दिया जाए। तो इन दिस वे यू कैन फ्रेम योर आंसर, कि आपको फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो वियना कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, वो बर्बन मोनार्की को सेट किया था उसने। एंड इन दिस सेकंड पॉइंट यू कैन राइट कि किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल, सोशली उन्होंने खुद को डोमिनेट किया बाय रीस्टैब्लिशिंग द मोनार्की सिस्टम इन यूरोप। क्लियर? चलिए, इन नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट कि फ्रांस जो था, देखो फ्रांस जो था ना, उसको चारों ओर से इट वॉज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट सच एज द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स एंड स्ट्रेंथन प्रूशिया टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन। देखो, France was the French Revolution was the first revolution in whole world जिसने नेशनलिज्म जैसी फीलिंग को क्रिएट किया था पूरे वर्ल्ड में, और जिसने लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग को जनरेट किया, जिससे कि रेवोल्यूशन आया और जिससे कि मोनार्की सिस्टम को ओवरथ्रो किया गया था फ्रांस में। तो फ्रांस को रोकने के लिए कि फ्यूचर में एक्सपेंड ना हो, इसीलिए फ्रांस के चारों ओर नीदरलैंड और बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कि इस तरीके से मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर करके फ्रांस को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। द नेक्स्ट यू कैन राइट हियर द जर्मन स्टेट्स वर रीऑर्गनाइज इनटू अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट अंडर इन्फ्लुएंस विच प्रिवेंटेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। देखो, जो जर्मन स्टेट था वो ऑलरेडी जब नेपोलियन का टाइम पीरियड था ना, तो 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने यूनिफाई किए थे, कॉन्फेडरेशन बनाया था, वो अनटच्ड रहे। उनको मोनार्की सिस्टम ने या जितने भी कंजर्वेटिव्स लोग थे उन्होंने छेड़ा नहीं था। ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ जर्मन स्टेट्स को इंटरफेयर ना करके बाकी सारे जितने भी नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी वो सारी चेंज की थी। ठीक है, तो इसमें आप नेक्स्ट ये लिख सकते हो। The next one you can frame conservative leaders like Metternich imposed strict censorship laws and suppressed revolutionary activities। देखो, बहुत सारे कंजर्वेटिव लीडर्स थे, लेकिन ये जो ड्यूक मैटरनिच थे, कौन थे ये ड्यूक मैटरनिच? ये थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। ठीक है, जिन्होंने होस्ट किया था मीटिंग को वियना में। तो इन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज भी क्रिएट किए थे आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वियना, और सेंसरशिप लगाने के बाद इन्होंने रेवोल्यूशनरी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको सप्रेस कर दिया। और जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर उस टाइम पे लड़ रहे थे, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे थे, सीक्रेट सोसाइटी लाइक कि गुज़िपी मजीनी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट, 2-3 तो मेन उनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, तो उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है ना, मैटरनिच ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गुज़िपी मजीनी इज़ द
एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, तो वो भी आपको याद करके जाना है एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम इन स्पेशली इन MCQs, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज ऑल्दो द कांग्रेस रिस्टोर टेम्पररी स्टेबिलिटी, इट्स रिप्रेसिव पॉलिसीज एंड दिस रिगार्ड फॉर नेशनलिज्म एस्पिरेशन अल्टीमेटली स्ट्रेंथन द डिजायर वो नेशनल यूनिटी, और इसीलिए रेवोल्यूशन हुआ था 1830 एंड 1848 के बीच में। देखो, कांग्रेस ने रिस्टोर किया, ठीक है, एक मतलब टेम्पररी स्टेबिलिटी लेके आए थे वो, नो डाउट। 1815 के बाद कंजर्वेटिव रेजिम स्टार्ट हुआ, ठीक है। उनकी पॉलिसीज़ बहुत रिप्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा हार्श थी, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए थी, टेम्पररी थी, और इन्हीं चीज़ों ने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जैसे फीलिंग को स्ट्रेंथन किया। और 1830 से लेके 1840 तक का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए थे बहुत सारे, जिसके थ्रू आज जो हम नेशनलिस्ट कंट्रीज़ देख पा रहे हैं वो आज इसी तरीके से बनी थी, ठीक है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कल्चर प्लेड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। कल्चर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। देखो, हमारे यूरोप में जितनी भी चीज़ें हुई थी नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए, उसमें बहुत बड़ा रोल एक कल्चर का भी था, ठीक है। कल्चर ने अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीक़ों से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लेके आया, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जैसी फीलिंग को ओरिजिनेट किया और इन्हांस किया। तो इसमें आपको बेसिकली इसके ये क्वेश्चन 3 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। So, what can be the answer? Like, first point, if we read, culture played an important role in developing nationalism by creating a sense of shared heritage. ठीक है, shared heritage आपने NCERT में भी पढ़ा हुआ है। हम कहीं पर भी रहते हैं, बिलोंगिंग अ टेरिटरी, ठीक है। हम इंडिया की, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन टेरिटरी, तो नॉर्थ से लेकर साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो हमारी बिलोंगिंगनेस है वो शेयर्ड है, शेयर्ड हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री शेयर्ड है, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। लाइक वी आर इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो हम चाहे तमिलनाडु में वी आर लिविंग, और वी आर लिविंग इन एनी अदर स्टेट, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? इंडियन पीपल, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन। तो ये हमारी एक पॉलिटिकल, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को ओरिजिनेट करती है किसी के भी मन में। द सेकेंड वन इज़ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बहुत बड़ा कल्चर, एक ह्यूज कल्चरल मूवमेंट था हमारे यूरोप में, जिसने कहीं ना कहीं पास्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, और लोगों को समझाया कि उनकी हिस्ट्री की उनके लिए क्या वैल्यू है, उनको ट्रेडिशंस की क्या वैल्यू है। तो थर्ड वन इज फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, बहुत सारे सॉन्ग्स, टेल्स इस तरीके से बनाए गए थे, पोइट्रीज बनाई गई थी, जहाँ पर कहीं ना कहीं नेशन की स्पिरिट को जगाने का काम किया गया, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को इन्हांस किया गया। ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, तो उन्होंने भी काफ़ी सारा कल्चरल वर्क किया, जिसके थ्रू नेशनलिज्म ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन डू, द प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस थी जो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस होती थी, लोकल एरियाज़ में बोली जाती थी। तो इन लैंग्वेजेस ने कहीं ना कहीं उन लोकल पीपल के अंदर नेशनलिज्म जैसी फीलिंग को क्या किया, जनरेट किया। स्पेशली इन लाइक जैसे पोलैंड था, तो पोलैंड को जब रशिया ने एक्वायर कर लिया था, है ना, 1815 के बाद में, तो पोलैंड में जो पॉलिश लैंग्वेजेस होती थी, पॉलिश लैंग्वेज को वो लोग बोलते थे, और कहीं ना कहीं वो एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह देखते थे, स्पेशली अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। समझ में आ रहा है? जब 1815 में आपने पढ़ा था NCERT में कि रशिया के जो लोग थे उन्होंने कब्जा किया था किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। तो पोलैंड के लोग जो थे वो अपनी पॉलिश लैंग्वेज के थ्रू रेजिस्ट करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली, ये कोई वेपन वाला मूवमेंट नहीं था, ये था एक कल्चरल मूवमेंट, ये था लैंग्वेज का मूवमेंट। तो दिस वाज कॉल्ड कल्चरल मूवमेंट। उसके बाद आप लिख सकते हो नेशनल सिंबल्स यूज़ किए गए थे, लाइक जर्मेनियन जर्मनी, मैरियन इन फ्रांस। तो यहाँ पर स्पेशली इन सब फीमेल फिगर्स को बना के ये कोशिश की गई कि नेशन जो है वो एक कलेक्टिव नेशन है, और नेशन को पर्सोनिफाई करके लोगों में कहीं ना कहीं यूनिटी को क्रिएट करने की कोशिश की गई, ठीक है। देन यू कैन राइट थ्रू लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, कल्चरल हेल्प पीपल इमेजिन देमसेल्फ। मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म
की फीलिंग को इतना ग्रो किया गया जिससे कि आगे जाकर डिफरेंट कंट्रीज़ दे बिकेम यूनिफाई और धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज़ जो आज हम देख रहे हैं वो यूनिफाई हुई है. The next question is question 4. The 1848 revolutions of the liberals failed to achieve its objective. Examine the reasons for its failure. तो यहाँ पर व्हाट वी कैन राइट, देखो 1848 का जो रेवोल्यूशन था, ठीक है, लिबरल्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन एट द लास्ट अल्टीमेटली दे कुड नॉट सक्सीड. वो सक्सीड नहीं हो पाया, उनको सक्सेस नहीं मिल पाई. तो इसके लिए आपको कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे कि उनके फेलियर के क्या रीजंस थे. तो अगर हम बात करें तो लिबरल्स जो थे 1848 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो स्पेशली उन्होंने ना खुद को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था. लाइक देखो, उन्होंने मिडिल क्लास, वर्कर्स, रेडिकल्स, तो अलग अलग ग्रुप्स में दे वर डिवाइडेड देमसेल्व्स, जिसकी वजह से एक डिवाइडेशन होने की वजह से उनकी जो यूनिटी थी वो वीक हो गई. तो दिस पॉइंट यू कैन राइट इन फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट यू कैन राइट कि लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि उनकी जो गवर्नमेंट आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो. ठीक है, ये बस बात अच्छी थी, सही थी. वर्कर्स की डिमांड अलग थी. वर्कर्स वांटेड कि उनकी उनके वेजेस अच्छे हो जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस, जो पुअर कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाए. तो इस तरीके से जो अलग अलग डिमांड्स थी उनके बीच के ही लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट, एक चीज़ें जो है वो ख़राब कर रही थी. देन विमेन जो थी उनको मतलब वो चाहती थी कि उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी किया था और वो आगे भी चाहती थी कि वो पॉलिटिकली भी फ्रेम आउट करे, बट उनको मना कर दिया गया. दे डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, जिन्होंने जिस चीज़ ने कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया और अनइक्वल कर दिया लिबरल लीडरशिप को. ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो. देन नेक्स्ट यू कैन फ्रेम कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू. देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और काफ़ी पावरफुल फोर्सेस थी, तो कहीं ना कहीं वो सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा एबल थी, रेवोल्यूशंस को दबाने में. और उनके पास मिलिट्री पावर और मोनार्कीज का सपोर्ट होने से दे वर टू स्ट्रॉन्ग, टू पावरफुल, है ना. सो दे कुड सप्रेस ऑल दी लिबरल्स. ये भी एक रीज़न था. देन यू कैन आंसर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, जब उसमें लिबरल्स ने अपनी डिमांड रखी थी, व्हेन दे फ्रेम्ड दे ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड दे टुक इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ प्रूशिया. लेकिन प्रूशिया ने क्या किया, प्रूशिया के राजा ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो भी उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उनको भगा दिया वहाँ से अपने फोर्सेस के थ्रू. तो इस तरीके से वो फेल हो गए लिबरल्स, है ना. उसके बाद लास्ट में यू कैन राइट हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल, और इतने सारे डिविजन्स होने के बाद जो, और इतना बड़ा कंजर्वेटिव अपोजिशन होने के बाद 1848 का जो रेवोल्यूशन था दैट वाज अल्टीमेटली फेल्ड. अंत में वो आखिरी में फेल हुआ. ठीक है, नेशनल यूनिटी वो गेन नहीं कर पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट गेन नहीं कर पाया. बट अगर हम इसके बाद देखें तो हमने ये पढ़ा था एनसीईआरटी में, आपने पढ़ा होगा कि 1848 के बाद खुद conservative regime they became ready to unify their states. ठीक है, for their personal reasons, personal benefit, but yes they thought at least. तो उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने यूनिफिकेशन किया अपने अपनी कंट्रीज़ का, जैसे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का. तो ये सब कंजर्वेटिव रेजिम ने किया है. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे.